हाँ, तो भयाद्भव के संबंध में बात चल रही थी, तो उसमें से मैं यह विचार किया और डॉक्टर बिंदेश्वर पांडे एक दिन हापामुनि गए हुए थे, मैं वहाँ उनसे भेंट करने के लिए गया। मैं उनसे इस बात को कहा तो वे देखे, कहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। उनके यहाँ कुछ व्यक्ति आए हुए थे जो थोड़ा सा ज्योतिष से माने सीख रहे थे या माने इंटरेस्ट रखते थे, भयाद्भव के निकालना जानते थे। वे हमारा बहुत विरोध किए, वे कहे ऐसा कैसे हो सकता है। बिंदेश्वर जी ने समझाया कि अगर आप लोग जिस तरीके से बनाते हैं वैसे ही बनाइए, ये आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो ठीक है और मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा सुविधा होगी और मैं उसी प्रकार से करता हूँ और उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार से भयाद्भव का जो घटी पल में बदल के करके माने इष्ट काल को बदलना, और फिर हाँ एक बात जरूर हो सकती है कि पंचांग में कहा जा सकता है नहीं घटी पल में दिया रहता है, तो घटी पल में अप्राय सभी पंचांगों में घटी पल के साथ साथ घंटा मिनट में भी जो है सो दिया रहता है, वहां पर कैसे कितने से कितने बजे तक है, और इस प्रकार से मन सुगमता पूर्वक वह भयाद्भव ज्ञात किया जा सकता है। उसमें किसी प्रकार का सीधा निकल जा सकता है, कोई उसमें से अधिक गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरुजी, अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। एक फलित का प्रश्न है और मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे लोगों का तो इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता है। सारावली आदि ग्रंथों में ग्रहों की दृष्टि का फल लिखा हुआ है, उसमें वर्णन मिलता है कि सूर्य शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो ऐसा कब संभव है कि सूर्य शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देखेगा? सूर्य क्या इसका मतलब है कि लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं? इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या गूढ़ बात है वो बताइए। क्या आपने पूछा? सूर्य शुक्र को पूर्ण दृष्टि से। हाँ ठीक है, सूर्य शुक्र को और बुध को यह प्राय कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है पूर्ण दृष्टि से देखे तो यह फल होगा, लेकिन सूर्य और बुध कभी भी ज्यादा वह 84 सूर्य से शुक्र 84 डिग्री से ज्यादा जा नहीं सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो शुक्र या बुध के संबंध में जो दृष्टि की बात है पूर्ण दृष्टि की, तो कहा गया है कि जब वे 180 डिग्री पर यानी 7वें स्थान पर होंगे तभी वह पूर्ण दृष्टि से देखे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ज्योतिष कुछ ग्रंथों में तो ऐसा लिखा हुआ है और मैं समझ रहा हूं कि शायद इस पर पूर्ण दृष्टि का मतलब में से कुछ निकालना पड़ेगा। मुझे याद है एक पुस्तक हमारे यहाँ एक बहनोई हमारे थे रिपुदमन शास्त्री, उनके पास यह एक पुस्तक थी, उसमें शुक्र के संबंध में बताया गया था कि जब वह 84 डिग्री पर हो तब उसको पूर्ण दृष्टि मानना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ था। स्थान का नहीं, 84 डिग्री का लिखा हुआ था। बुध के साथ भी यही बात होती है, क्योंकि बुध जैसे शुक्र से कभी भी 180 डिग्री पर हो ही नहीं सकते हैं, वह कभी उतना दूर जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस बात पर बिल्कुल निश्चित मत है। और हमारे यहाँ संयोग से जहाँ पर यह बात तो है मंगल के संबंध में, शनि के संबंध में, बृहस्पति के संबंध में, सप्तम के अलावा और भी अन्य के बाद पूर्ण दृष्टि मानी गई है, लेकिन शुक्र और बुध के संबंध में मानी नहीं गई है। हम समझ रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा ज्योतिषियों का विशेष करके फलित ज्योतिष में जो काम करते हैं वे अनुभव के आधार पर और फलित में और परीक्षण के आधार पर इसका विचार कर सकते हैं, क्योंकि यह जो लिखा हुआ है कभी भी बिना अगर सप्तम दृष्टि तो हो ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब पूर्ण दृष्टि के लिए कुछ दूसरा कुछ सूत्र प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे मंगल के लिए है, शनि के लिए है, तो उसी प्रकार से इसके लिए भी प्राप्त करना पड़ेगा, जो अभी तक अप्राप्त है। इस पर शोध की आवश्यकता है। अब गुरुजी, आपको वैदिक गणित की भी बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत जगहों पर आपको बुलाया भी गया है वैदिक गणित पर लेक्चर के लिए, और बहुत सारे विद्वानों को भी मैंने देखा है कि वो बहुत सारे प्रश्न लेकर के आपके पास आते हैं हल कराने के लिए, फिर आप बताते हैं कि अरे ये तो वैदिक गणित का प्रश्न है और उसी विधि से बनेगा। तो उस विषय पर आपकी रुचि कैसी है और उस विषय के बारे में बताइए कि उसको बच्चों को जो है पढ़ने की प्रेरणा मिले, उसका क्या महत्व है, सब कुछ बताइए उसके बारे में। वैदिक गणित के संबंध में मेरा जो वर्तमान में वैदिक गणित के जिसके नाम से प्रचलित है, ऐसे तो मैं यही मानता हूं कि वेदों में जो गणित है, चाहे हमारे यहाँ का जितना भी गणित है सब वैदिक गणित ही हैं, लेकिन जो वैदिक गणित का जो एक प्रकार का रूढ़ सा हो गया है 1965 से हुआ है। 1965 में BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक पुस्तक प्रकाशित हुई वैदिक मैथमेटिक्स और 16 फार्मूलाज फ्रॉम द वेदाज। यह पूरी के शंकराचार्य भारती कृष्ण देव तीर्थ द्वारा लिखी गई थी। वस्तुतः उन्होंने वह पुस्तक
1958 में या उसके बाद में लिखा था। उनका जो मूल ग्रंथ था वो पुस्तक कहीं खो गया था, विदेश गए थे और कहा जाता है कि वे बहुत दूसरे तरह के पुस्तक थी और वह पुस्तक कहीं पर खो गई और बाद में फिर स्मरण से उस पुस्तक को उन्होंने लिखा। सच कहा जाए तो वर्तमान में जो वैदिक मैथमेटिक्स के नाम पर जो पुस्तक अंग्रेजी में मिलती है, जिसका हिंदी रूपांतरण भी हो चुका है और भी अन्य भाषाओं में रूपांतरण हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर जो बताई गई है उस सच कहा जाए तो वैदिक मैथमेटिक्स की केवल भूमिका है। उन्होंने बहुत आसान तरीके से, बहुत सुगमता पूर्वक जोड़ घटाव गुना भाग ऐसे शुरू, वहाँ पर जो वैदिक मैथमेटिक्स शुरू होता है वह जोड़ घटाव का जो है सो वहाँ पर नहीं है जिक्र, लेकिन उसी का वो जो वर्णन किए हैं उसी में आ जाता है। विशेष करके गुना से शुरू हुआ है, गुना भाग और जो है सो विशेष करके बीज गणित का बहुत से फैक्टर निकालना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, चाहे और जो हार्डर फैक्टर या हार्डर इक्वेशन इत्यादि का जो है बहुत एक लाइन में देख करके केवल आंसर निकाला जा सकता है। अगर विद्यार्थियों को उसका माने प्रारंभ से परिचय करा दिया जाए तो विद्यार्थी विशेष रूप से कंपटीशन के परीक्षा में जो तैयारी करते हैं, चाहे बहुत से उनको गणित सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती है, वे बिल्कुल तुरंत सब माने उसको हल कर सकते हैं और यह ज्ञान देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि यह एक आवश्यक रूप से कोर्स में जो है सो स्थापित कर दिया जाए और उसको बांट दिया जाए कि इस क्लास में क्या पढ़ना है। सो कहीं कहीं यह व्यवस्था की भी गई है, जो विद्या मंदिरों में जो पढ़ाई होती है वहाँ पर व्यवस्था है। हालांकि वहाँ पर वैदिक गणित में पढ़ाया नहीं जाता है, वहाँ पर अल्टरनेट कर दिया गया है। तो अल्टरनेट रूप में करने पर उसे कोई उस ओर टीचरों का भी ध्यान नहीं रहता है, कंपलसरी रहता तो निश्चित रूप से उसको ध्यान देते। तो वहाँ पर बहुत आसान तरीके से लंबे लंबे गुना भाग वह तुरंत जो है सो माने विदिन सेकेंड में जो है सो लोग कर सकते हैं, विद्यार्थी कर सकते हैं। तो यह प्रचारित होने की जरूरत है। स्वामी जो उन्होंने जो लेखक जो हैं भारती कृष्णदेव तीर्थ, वे विदेश गए थे और वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े प्रोफेसर जब उपस्थित उनके लेक्चर में होते थे तो वे बताया करते थे कि आप जादू बता रहे हैं अथवा गणित बता रहे हैं। इनका जवाब होता था कि जब तक समझ नहीं रहे हो तब तक तो जादू है, लेकिन जब समझ जाओगे तो बिल्कुल गणित है। तो बिल्कुल सचमुच में गणित है ही और उसको प्रचारित होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि इससे बच्चे का दिमाग भी बढ़ेगा और जो लंबे लंबे गुना भाग करना पड़ता है वो बहुत जल्दी से कर लेंगे। वहाँ दशमलव के संबंध में जो है सो मैंने देख करके वह तुरंत जो है सो बिना भाग किए केवल गुना से जो है सो दशमलव का कितना देर अंक तक आ सकता है यह बतलाया गया है। ये हम लोग को बच्चों को जो बताया जाता है उसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इत्यादि या 11 इत्यादि से विभाज्य हैं या नहीं यह तो बताने जाता है, लेकिन 7 से 13 से इत्यादि के लिए नहीं बताया गया है। लेकिन वहाँ पर 7 से 13 से 19 से विभाजित होंगे नहीं होंगे यह वहाँ पर बढ़िया से बताया गया है और इसको जो है सो विद्यार्थियों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। मैं यह प्रश्न मुख्य रूप से इसलिए लेकर के आया कि लोगों का रुझान इस ओर भी हो और लोग जान सकें कि वैदिक गणित के क्या लाभ हैं। और यदि एक टीम तैयार होती है और कुछ लोगों का इस पर रुझान बढ़ता है और अगर सब लोग आग्रह करेंगे तो मैं यह प्रयास करूंगा कि गुरु जी से निवेदन करके वैदिक गणित के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलाज हैं उन पर गुरु जी का व्याख्यान अथवा कुछ शॉर्ट वीडियो इत्यादि तैयार किया जाए। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें और यदि आप वैदिक गणित सीखना चाहते हैं तो हमारा सहयोग करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। हम जरूर विचार करेंगे कि इस पर भी कुछ कार्य गुरु जी के माध्यम से संपादित कराया जाए। तो गुरु जी अब आगे मैं ये अक्सर देखता हूँ, आज भी आपके पास कोई एक प्रश्न आ गया था कि 100 रुपए हैं और 4 तरह के पक्षी हैं, 4 मूल्य है, 100 ही खरीदना है। तो ऐसे बहुत सारे रोचक प्रश्न गणित के आपके पास आते रहते हैं, तो उसके बारे में बताइए क्या अनुभव रहा है। लोग इतना उत्साह लेकर आपके पास आते हैं और आप उसको सॉल्व भी कर देते हैं, बनाकर भी भेज देते हैं। जो गणित के बारे में इतनी अवस्था के बावजूद भी आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत गजब मशीनरी, बिल्कुल कैलकुलेटर की ही भांति आप गणित करते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि उसका क्या अभ्यास है और कैसे इतनी अच्छी पकड़ बनी है। बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ एक सिद्धांत के तहत काम करता है। और मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा जो मैट्रिक पास कर गया है बिला, अभी का तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैट्रिक में उस प्रकार पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन हम लोग जिसमें पढ़े थे उसमें मैट्रिक तक में यह स्थिति आ गई थी कि ऐसा उसका एक इक्वेशन बनाया जाता है, एक समीकरण बनाया जाता है और समीकरण को उसको हल करना होता है। अब
अब समीकरण को हल करने के लिए कभी कभी मान लीजिए कि अगर दो ठो अज्ञात राशि हैं और एक ही समीकरण है, तब बहुत से उसका हल हो सकते हैं, है ना। लेकिन यदि कोई कंडीशन दिया हुआ रहे तो फिर उसमें से बहुत संख्या जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसमें घट जाएगी। इसी प्रकार से दो से अधिक के लिए भी यह बात होती है। समीकरण कितना बन जा रहा है, जितना हमको आवश्यकता उतने ही समीकरण मिलेंगे तो उसका अद्वितीय हल होगा। अगर ऐसा एक आठ कम हो जाता है तो निश्चित है कि वह अद्वितीय नहीं हल हो करके कुछ ज़्यादा संख्या में उसका हल हो, और इस प्रकार से लेकिन उसको निकाला जा सकता है कि कितने हल हो सकते हैं। और अगर उसमें से कोई शर्त दिया हुआ रहे तो उस शर्त के आधार पर कुछ ही हल जो है सो मान्य होंगे, यह किया जा सकता है। और मैं समझ रहा हूं कि ऐसा कोई विद्यार्थी थोड़ा सा अगर ध्यान पूर्वक यदि उसको करे तो वह बना सकता है, कोई कठिन बात नहीं है, कोई भी विद्यार्थी बना सकता है। जी गुरु जी, एक विवाह पर आपका शोध पत्र प्रकाशित हुआ था और वो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था, मैंने भी उसको पढ़ा था। तो विवाह के संबंध में आजकल बहुत लोग परेशान हैं, जो मेरे पास भी जो डे टू डे लाइफ में जो मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, उसमें भी 3 प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। एक विवाह को लेकर के, एक स्वास्थ्य को लेकर के और एक आजीविका को लेकर के। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं वो विवाह को लेकर के आ रहे हैं। तो उसके संबंध में आपका शोध भी जो है आपने किया है और प्रकाशित भी हुआ है। तो कोई सूत्र जो आप बताना चाहें अपने दर्शकों को या ज्योतिष के विद्यार्थियों को, या कुछ मार्गदर्शन करना चाहें कि कैसे विवाह की गणना की जाए, फलादेश किया जाए, तो आप जरूर उसके संबंध में मार्गदर्शन करें। यह थोड़ा सा कठिन प्रश्न है विवाह के संबंध में, क्योंकि मैं भी बहुत जगह पर में से कभी कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी कभी जो है सो ऐसा नहीं भी हो पाता है। एक उदाहरण में 2-3 वर्ष पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए हुए थे और मैं उनको बताया था कि आपकी शादी, उस समय सावन का महीना था, और मैं बताया था कि आपका दिसंबर तक शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ठीक ही नहीं हुआ है। और ऐसा संजोग हुआ था कि उनका जो है सो वो तिलक जो है सो चढ़ा दिए थे विजयादशमी के दिन, और कुछ कारण बस उनको जो है सो बिना दिन का ही बीच में शादी हो गई थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन यह हमेशा होता है, सोल्ट नहीं है। विवाह के संबंध में 2-3 बात मैं, जो मेरा विषय था उसमें से विवाह में मैं याद आ रहा है, मेरा पेपर था विवाह में विलंब, ऐसा करके कुछ शीर्षक था। तो विवाह में विलंब के लिए बात माना जाता है, एक कुछ ग्रह हैं मंगल इत्यादि या शनि इत्यादि, इस कुछ कारक इसके होते हैं। तो उसमें भी कुछ बात जो मैं बताया था वहाँ पर यह बतलाया था कि हमारे यहाँ सबसे जो विवाह में जो बात आती है अधिकतर लोगों में से मांगलिक का, लड़की वहाँ पर हमारे यहाँ जो सिद्धांततः बताया जाता है 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। एक स्थान में दक्षिण भारत में द्वितीय स्थान बताया गया है, वहां प्रथम स्थान की बात नहीं है, द्वितीय स्थान में बताया गया है। तो यह तो मंगल का देख लेते हैं ज्योतिषी लोग, और अगर उनके पास कोई कुंडली बनाने के लिए जाए तो वे सर्वप्रथम और कुछ अच्छी बात बताने की जरूरत नहीं समझते हैं। वे समझते हैं हाँ आपका लड़का तो मांगलिक हुए, आपका लड़की मांगलिक है, ये बताना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। और यहीं से ज्योतिष का जो है सो एक प्रकार का जो गार्जियन जो है, अभिभावक जो गए होंगे प्रसन्नता पूर्वक सुनने के लिए, वह जिंदगी भर के लिए एक जो है सो दुख उठा करके आते हैं। मैं समझ रहा हूं कि मंगल के लिए प्राचीन ग्रंथों में मांगलिक दोष के संबंध में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और मैं बता दूं कि बहुत से कारणों में से मंगल दोष का स्वतः निराकरण हो जाता है। बहुत से लगन मैं समझ रहा हूं, मुझे याद अभी तो नहीं पड़ रहा है, मैं लेख में उसमें लिखा था, उसमें से केवल 3-4 लग्न वालों का ही कुछ स्थानों पर मंगल रहने पर मांगलिक दोष माना गया है, अन्य स्थान और कुछ तो लग्न वालों को मांगलिक दोष होता ही नहीं है। लेकिन इसका ज्ञान, इसका प्रचार होना चाहिए था। ऐसे मनाने पर सामान्य ज्योतिष जो रोज का प्रैक्टिस करते हैं या जजमनके करते हैं वे तो जल्दी नहीं मानेंगे, लेकिन वह माने है ऐसा कि कुछ लगन वालों का ही जो है सो मांगलिक दोष होता है, कुछ का होता ही नहीं है। तो ये और मंगल से भी ज्यादा हानिकर ग्रह जो शनि है, सूर्य है या राहु केतु हैं, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। केवल मंगल वर्ग का, जिन मंगल से क्या उनकी चिड़ हो गई है ज्योतिषियों को हमको पता नहीं है, और अन्य ग्रहों के हो सकता है प्रेम हो गया हो, लेकिन बात सत्य है कि केवल मंगल पर ही ध्यान देते हैं, अन्य ग्रहों पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसका कारण, इसमें कुछ विलंब का कारण तो होता है,
उसमें से एक बात कही जाती है कि यदि सप्तम स्थान, यदि शनि का स्थान, यदि कुंभ या मकर का यदि वह राशि होती है तो ऐसे जातकों का विवाह में विलंब होता है, ऐसा कहा जाता है। और या उस स्थान पर शनि रहने पर विलंब होता है, शनि की दृष्टि होने पर विलंब होता है, ऐसा बताया गया है फलित ग्रंथों में। यह लंबा चौड़ा का विषय है, ज़्यादा अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसमें से विवाह के संबंध में से जो मांगलिक दोष की बात आ रही है उसको ज्योतिषियों को गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए और इस पर, बल्कि इस पर तो ध्यान केंद्रित ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग 70% तो व्यक्ति ऐसे ही मांगलिक किसी न किसी कारण से हो जाएगा। अगर मंगल वहां नहीं है तो मंगल की दृष्टि तो हो ही सकती है और इस प्रकार से मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर जो है सो बिल्कुल माने खुला दिमाग से सोच करके और जिससे ज्योतिष की सेवा हो सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा काम करना चाहिए। गुरु जी, लगन का ज्ञान कैसे किया जाता है और लगन क्या चीज है, उसको कैसे जानते हैं कि अभी कौन सा लगन है? क्योंकि इसके लिए भी लोग प्रश्न पूछने आते हैं विवाह इत्यादि के लिए, तो लोग ये नहीं पूछेंगे शादी का मुहूर्त कब है, बोलेंगे इसका लगन कब लगेगा। तो वो लगन का क्या महत्व है, वो क्या पदार्थ है और कैसे व्यक्ति उसका ज्ञान कर सकता है? सामान्य विद्यार्थी ज्योतिष जो है वो कैसे जान सकते हैं कि अभी कौन सा लगन चल रहा है? तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। एक क्रांति वृत्त को यदि 12 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग को एक राशि कहा गया है। वह राशि का पूर्व क्षितिज पर जब उदय हो जाता है तो उसी को हम लग्न मानते हैं। एक सामान्य बात है कि सूर्य का जिस समय उदय हो रहा है और सूर्य जिस राशि में है उस समय उस लग्न का मान और सूर्य का अंश बराबर हुआ करते हैं। जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है तैसे तैसे वहाँ पर में से फिर दूसरी राशि आती है और पूर्व क्षितिज पर जो दूसरा जो राशि उदय होती है वही उस प्रकार से माने आ रहा है, क्रांति वृत्त आगे बढ़ रही है और उसमें जो पूर्व क्षितिज पर जो आ रहे हैं लग्न 12 लग्न में से वही उदय हो रहा है, उसको उदय लेकर के हम लग्न का ज्ञात करते हैं। और जहाँ तक लग्न ज्ञात करने की बात है, कुछ तो अनुमान से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे सूर्योदय के समय में वही लगन होगा, सूर्य जिस राशि में है वही लगन होगा। अगर दोपहर का समय है तो निश्चित है कि सूर्य 10वें राशि पर होगा और 10वां से गिन लीजिए वही लगन हो जाएगा। इस प्रकार सूर्यास्त के समय में जो 7वां राशि सूर्य की है वही लग्नोदय का समय होगा। रात्रि के समय की बात है तो यह हो सकता है। तो यह तो बात है कि रात्रि में तो बहुत सा आकाश में जो नक्षत्र है उनको देख करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा अभी माने लग्न उदय हो रहा है। अगर बढ़िया से ज्ञात यदि खगोल में यदि है, सब नक्षत्रों को पहचानते हैं तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि उस समय कौन लगन का उदय हो रहा है। दिन के लिए दिक्कत जरूर होती है, तो दिन का के लिए जो है सो एक अंदाज हुआ कि यदि 12 बजे में इतना लगन है और प्रातः काल में इतना लगन है तो बीच का कितना लगन हो सकता है, एक अंदाज से उसको 3 भागों में बांट लीजिए लेकर के, तो उससे अंदाज एक हो सकता है कि इतना समय में इतना हो रहा है। तो एक मोटा मोटी लगन निकालने का यह तरीका हो सकता है। और सूक्ष्म ज्ञात करने के लिए तो उसकी गणित की आवश्यकता पड़ती है और गणित के लिए फिर जो है सो लग्न निकालने के लिए विधियां हैं, संपातिक काल के द्वारा या लग्न सारणी के द्वारा या जो समय पंचांगों में दिया रहता है उसके द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन पंचांगों में जो दिया रहता है, हमारे यहाँ का अधिकतर पंचांग बनारस से प्रकाशित होते हैं और वो जो समय दिया रहता है वह बनारस का दिया रहता है। और उसका यदि किसी दूसरे स्थान के लिए लग्न निकाला जाए तो उसमें बहुत बड़ी गलतियां आ सकती हैं और कभी कभी तो बहुत बड़ी गलती आ जाती है, बहुत से ज़्यादा अंश का अंतर पड़ रहा है।